हेलो सभी लोगों को, नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा लेक्चर, जो है फ्लूवियल प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स। फ्लूवियल्स क्या होते हैं मैं आपको बोल चुका हूँ। जो रिवर के वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, या फिर रिवर की वजह से जो भी प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले देखते हैं, 3 जोन होता है। मेनली 3 ही हम बोले थे कि एओलियन में भी 3 ही हुए थे: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यहाँ पे फ्लूवियल में भी वैसे ही 3 तरह का जोन है। जोन मतलब जिस जगह में ये सब चीज़ घट हो रहा है, मतलब इरोजन जिस जोन में हो रहा है उसको इरोजनल जोन बोल देते हैं। जिस जगह में ट्रांसफ़र हो रहा है उस जगह को ट्रांसफ़र जोन बोल देते हैं। जिस जगह में डिपोजिशन हो रहा है उसको डिपोजिशनल जोन बोल देते हैं। ये वाला आप पिक्चर भी देख सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, दिखा रहा हूँ। हाँ, तो जिस जगह से इरोजन होता है उस जगह को बोल देते हैं इरोजनल जोन। जहाँ से ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र जोन। ये देखिए, पहाड़ के ऊपर से जिस एरिया से इरोजन हो रहा है ये इरोजनल जोन है। ये वाला सब ट्रांसफ़र जोन है। और जब ग्रेडियंट कम हो जाएगा, मतलब हाइट कम हो जाएगा, ये वाला सब जोन जो है उसको बोलेंगे डिपोजिशनल जोन। ठीक है। और आप एक चीज़ मार्क करेंगे कि जहाँ पे इरोजन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे रिवर क्या करता है, सिर्फ डाउन कटिंग करता है। डाउन कटिंग क्या होता है, ये एज्यूम कर लो कि ये प्लेन एरिया है। ठीक है, एक प्लेन एरिया है और यहाँ पे पहाड़ वगैरह है। तो यहाँ से जब पानी नीचे तक आएगा ये प्लेन सरफेस को इरोड करेगा। तो ये साइड से इरोड नहीं करेगा, ये डीप डाउन कटिंग करेगा। ठीक है, इसको डाउन कटिंग बोलते हैं। मतलब एक्टिवली सिर्फ नीचे की तरफ ही डाउन कट करेगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा। मतलब साइड की तरफ ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, सिर्फ नीचे की तरफ ही डाउन कटिंग करेगा। ठीक है। और ट्रांसफर जोन में क्या होता है, ग्रेडियंट लो होता है, वहाँ पे कुछ डिपॉजिट नहीं होता है। और डिपोजिशनल जोन में क्या होता है, ग्रेडियंट कम हो जाएगा एकदम, और सब जो भी डिपोजिशनल मतलब जो भी सेडिमेंट लाया होगा उसको डिपोजिट करेगा। मेनली कहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है फ्लड प्लेन्स ऑफ फ्लूवियल सिस्टम ऑन द सर्फेस ऑफ एलुवियल फैंस। मतलब एलुवियल फैन की तरह भी अगर डिपोजिट कर सकता है, जहाँ पे उसका एनर्जी फुल खत्म हो जाएगा। और डिपोजिशनल जोन भी कर सकता है, मतलब जो फ्लड प्लेन वगैरह में। अरे फ्लड प्लेन क्या है, ये है रिवर के साइड में जो बैंक्स रहता है ना। मतलब रिवर जब फ्लड करता है तो रिवर का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, आप लोग गांव में रिवर देखे होंगे, रिवर नीचे होता है, मतलब उसका लेवल जो होता है एक मतलब डीप बेसिन लाइक स्ट्रक्चर में रिवर फ्लो करता है। जब फ्लड आता है तो क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें बहुत सारा सेडिमेंट भी आता है। वो सेडिमेंट क्या करता है ना, जो बेसिन है उसके ऊपर भी सेडिमेंट सब डिपोजिट होते हैं। जब फ्लड कम हो जाता है तो आप लोग देखे होंगे, तो जो डिपोजिट करता है बेसिन के ऊपर जो एरिया में, उसको फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। एक बार आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ फ्लड प्लेन। 1 मिनट रुकिए, ये वाला फ्लड प्लेन इसी से समझिए। ये वाला सोचिए कि आपके गांव में जो जा रहा है नाला, रिवर जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है, जो ग्रीन वाला दिखा है, जो अभी रेड वाला दिखा है, इस तरफ से जा रहा है। और आप यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, ये वाला जो हाइट एरिया है ना, जब रिवर फ्लड होगा तो यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपोजिट होंगे। तो ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं, जो रेड में मार्क किया अभी अभी जो कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। ठीक है, देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूवियल सिस्टम्स। क्या क्या कंपोनेंट हैं फ्लूवियल सिस्टम में। अभी बताया कि ड्रेनेज बेसिन है जिसमें फ्लो करता है रिवर, उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। स्ट्रीम फ्लो क्या होता है, जिस जिस स्ट्रीम में, मतलब जिस लास्ट जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जब प्रेसिपिटेशन हुआ जिस भी तरह के में, कोई अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड चला गया, कुछ बाहर फ्लो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट है, जो भी पानी बचता है और फ्लो होकर आके गिरता है, मतलब कोई बड़ा वाटर बॉडी में गिरता है, तो वो जो स्ट्रीम होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम फ्लो बोलते हैं। तो चैनल्स किसको बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं जो अभी बोल रहा था ना, ड्रेनेज बेसिन, वैसे वाली सब चीज़ है जो ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। लेकिन उसमें एक ही चीज़ है कि वो जो चीज़ होगा वो छोटा होगा, किससे, स्ट्रीम से, चैनल्स। ठीक है। और डिप्रेशन बोल रहा है कि कैसे चैनल होगा, विच डिप्रेशंस और स्कावर्स इन द लैंड सर्फेस दैट कंटेन्स द फ्लो। नाले का बात ही बोल रहा है और कुछ नहीं। फ्लड प्लेन्स क्या मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार पढ़ दीजिए। देयर आर द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन और बियॉन्ड चैनल्स दैट रिसीव्स वाटर ओनली व्हेन रिवर फ्लड्स। ठीक है, वही वाला बात हुआ, जब उसका रिवर का जो हाइट है, जो चैनल का हाइट है, वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, बाद में उसका जो अपर लेवल है वहाँ पे पानी जाएगा, फिर में जाएगा, तो उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं उस एरिया को। एलुवियल प्लेन ये क्या है, एलुवियल प्लेन जो है वो लो रिलीफ में दिखेंगे। लो रिलीफ मतलब आप समझते हैं कि रिलीफ मतलब हाइट कम होगा। लो रिलीफ कंटिनेंटल एरिया वेयर सेडिमेंट इज एक्यूमुलेटिंग विच में इंक्लूड द फ्लड प्लेन्स ऑफ इंडिविजुअल रिवर्स। मान लीजिए कि एक ही रिवर है, उसका 2-4 मतलब प्लेटेड रिवर जैसा हो गया, एक रिवर उससे 2-4 सेगमेंट्स निकल गए हैं, एक जगह में फिर आगे जाके मिल रहे हैं। तो वो जो जगह है ना जहाँ पे लो रिलीफ होगा, तो वहाँ पे
इससे एनर्जी बहुत कम होगा, बहुत दूर से पानी ला रहा है सेडिमेंट, तो उस जगह पे क्या होगा ना, सारे जो भी सेगमेंट बने थे सारे लोग उनका सेडिमेंट्स छोड़ देंगे, तो वो जो एरिया बनेगा ना उसको एलुवियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, समझ लो, आप जब ऊपर से देखेंगे कोई भी मतलब 3D इमेज में देखेंगे गूगल अर्थ में, तो आपको ऐसे कुछ नज़र आएगा, कहाँ पे, हिली टेरेन में कुछ जगह डिप्रेशन होगा, ये जगह डिप्रेशन होगा, और ये सब जगह कुछ एलिवेटेड पोस्ट में होगा। ठीक है, ये जो ग्रीन में बना रहा हूँ ये सब एलिवेटेड जोन होगा। तो जब ऊपर से बारिश आएगा, ये वाला जब बारिश आएगा तो ये कहाँ पे, सारी जगह आएगा। तो जो भी हाइट एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे पानी आके एक मेन जो चैनल होगा वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो जहाँ से पानी मेन चैनल को कनेक्ट कर रहा है वो एरिया को क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ये पिक्चर से भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ये वाला चीज़ है कैचमेंट एरिया। ठीक है, ये वाला है कैचमेंट एरिया, इस तरफ देखें तो ये वाला है कैचमेंट एरिया, जहाँ से पानी गिर के मेन चैनल में कनेक्ट होता है। वाटर सेड एरिया सेम चीज़ है, मतलब कैचमेंट एरिया जो है वाटर सेड एरिया भी वही है, लेकिन यहाँ पे रैंडमली आता है और यहाँ पे एक चैनल होगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि स्लाइटली स्लोपिंग एरिया वेयर वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स और चैनल्स टू ए लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे चैनल से कैचमेंट एरिया से मेन चैनल को कनेक्ट करता है पानी, लेकिन यहाँ पे कुछ रिवर होगा या फिर चैनल होगा जो कि लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा। स्ट्रीम चैनल ज्योमेट्री, अच्छा ठीक है, चलिए ज्योमेट्री थोड़ा देखते हैं कि कैसे काम करता है, न्यूमेरिकल्स में आ गए। तो पहले बात है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी सिलेंड्रिकल चीज़ है वो लोग के लिए हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं। ये हो गया आर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सिलेंड्रिकल है। लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है, इसको थोड़ा हम अलग तरीके से निकालते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ लीजिए कि ये जो रिवर जा रहा है उसका नीचे वाला पार्ट यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, तो ये जो बनेगा इसको विड्थ बोलते हैं। तो विड्थ को अगर डेप्थ, जो सबसे निचले वाला पॉइंट है जहाँ से भी पानी ऊपर मतलब पानी का सरफेस है वहाँ से लेके जो नीचे तक डीपेस्ट पॉइंट है उसको डेप्थ बोलते हैं। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल जाता है। वेटेड पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर पानी से कांटेक्ट में आ रहा है उसको कैसे निकालते हैं, दोनों को बस ऐड करना है, डेप्थ और विड्थ 2D हो जाता है, मतलब डेप्थ जो है उसको डबल करते हैं फिर विड्थ को ऐड करते हैं तो बन जाता है वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस हम कैसे निकालते हैं, देखिए ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, पी मतलब वेटेड पेरीमीटर। तो अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करेंगे वेटेड पेरीमीटर तो हमको मिल जाएगा हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, ये सब आगे जाके आपको काम में आएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये मतलब याद करिए कि जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं तो वेटेड पेरीमीटर मतलब डेप्थ और क्या बोलते हैं विड्थ और डेप्थ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वेटेड पेरीमीटर बोलते हैं तो विड्थ एंड 2 ऑफ डेप्थ ऐड करेंगे, और अगर हाइड्रोलिक रेडियस मांगता है तो दोनों का डिवीजन करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर। अगर कितना डिस्चार्ज हो रहा है हम पूछेंगे तो क्या बोलेगा, डिस्चार्ज मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना पानी एक एरिया से निकल रहा है, क्यूबिक मीटर में मतलब यहाँ पे यूनिट जो है देखिए क्यूबिक मीटर, तो कितने पानी कितने 1 सेकंड में एक जगह से पास कर रहा है, उसको कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू फ्लो वेलोसिटी, मतलब वाटर का फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, आप अभी ऐसे सोच सकते हैं कि जो फ्लो हो रहा है ज़्यादा पानी आने के लिए क्या क्या कॉज हो सकता है, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड करता है और एक फ्लो वेलोसिटी। तो हम पहले देखेंगे फ्लो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लो वेलोसिटी 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक है ड्राइविंग फोर्स, एक है रेजिस्टेंस फोर्स। आप सोचिए खुद, अगर एक बड़ा वाला नाला लेंगे उसमें क्या होगा, पानी अच्छे से आराम से आ सकता है, और अगर 3 बिल्डिंग जो है 3 स्टोरेड बिल्डिंग से हम पानी नीचे ला रहे हैं तो स्पीड से आएगा, अगर एज कम्पेयर टू 1 स्टोरेड बिल्डिंग से हम नीचे पानी ला रहे हैं। तो ये क्या काम करता है, ग्रेविटी एंड चैनल ग्रेडियंट, ये दोनों काम कर रहा है ड्राइविंग फोर्स के हिसाब से। रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है, मतलब पानी जब अगर पानी के जहाँ हम तेल को लाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का तेल, तो वो तो रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर कुछ डेंस वाला मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल, ऐसे कुछ पानी की जगह लाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस फोर्स में क्या जाता है, विस्कोसिटी जाता है, और फ्रिक्शन विथ बेड एंड बैंक्स वो एक ही बात हुआ। वो तो विस्कोसिटी जो है पानी के अंदर का फ्लूइड में जो विस्कोसिटी है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और एक पाइप कैसे तरह का पाइप लिए, अगर कांच वाला पाइप लिए तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर प्लास्टिक वाला लिए तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। उस हिसाब से फ्रिक्शन भी काम करता है। अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि फ्लूइड वेलोसिटी क्या होता है, फ्लूइड विस्कोसिटी कैसे क्या होता है, हम एक डिटेल में देखेंगे। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि कितना रेजिस्ट कर रहा है अपने अंदर ही। आप होता है ना, कुछ कुछ सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब काम करते हैं उसको, उनको कुछ मोटिवेशन है बाहर से नहीं चाहिए। कुछ कुछ होते हैं सेल्फ डाउट वाले, जो सेल्फ डाउट वाले होते हैं ना उसको ही विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि पानी सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो अपने आप बहता है, लेकिन मतलब जो क्या बोलते हैं सरसों का तेल हो, इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो खुद नहीं बहता है,
या फिर हनी वो खुद नहीं बहता है, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। फ्लूइड विथ लो विस्कोसिटी फ्लोज, बोल दिया कि कैसे, ठीक है। इंक्रीजिंग विस्कोसिटी टेंड्स टू सप्रेस टर्बुलेंस देयरबाय स्लोइंग द रेट एट व्हिच पार्टिकल्स सेटल थ्रू वाटर। ये क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी, जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो फिर टर्बुलेंस कम होगा। टर्बुलेंस क्या होता है, आप पानी के बॉटल को एक ठीक है, आप एक ग्राइंडर का भी चलाएं लिक्विड डाल के या फिर जूस डाल के, उसके अंदर देखेंगे जब जब घूमता है तो उसका जो पार्टिकल वो एक सिमेट्रिक डायरेक्शन में नहीं होता है, कोई पार्टिकल मतलब यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पानी के अंदर पार्टिकल्स हैं। अगर एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है और दूसरा पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तीसरा पार्टिकल कुछ रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जब भी ऐसे वाला कुछ मतलब फोर्स लगता है कि पानी का जो पार्टिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भागने लगते हैं, तो टर्बुलेंस होता है, ठीक है। और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर लीनियर मूवमेंट होता है, टर्बुलेंस नहीं होता है। अगर लीनियर मूवमेंट में पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, मतलब पानी अच्छे से फ्लो कर रहा है। अगर अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ रहा है और टर्बुलेंस कम हो रहा है, ठीक है। ये टर्बुलेंस देखने को इसका मतलब कहाँ पे मिलेगा, विस्कोस लिक्विड में या फिर लेस विस्कोस लिक्विड में। लेस विस्कोस लिक्विड में टर्बुलेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और हाई विस्कस मटेरियल में टर्बुलेंस नहीं होगा, लीनियर मूवमेंट होगा, ठीक है। डिक्रीज टर्बुलेंस ऑल्सो रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ रनिंग वाटर टू इरोड द एंट्रेंस सेडिमेंट, ठीक है। तो समझ गए ना आप, अगर ज़्यादा ऐसे रैंडम मूवमेंट नहीं होगा तो इरोजन भी कम होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगा इतना इरोजन वो कम करने का कैपेसिटी उसमें रहेगा। अगर आपको कुछ और भी डाउट हो रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी अब देखते हैं। क्या है मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल एज दे कोलाइड एंड स्लाइड पास्ट वन अनदर। इसका मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने में ही कितना फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, उसको मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी बोलते हैं। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस टू चेंज इन शेप, मतलब जो भी वाटर है या फिर जो भी लिक्विड सब्सटेंस है वो फ्लो करते टाइम उसका शेप कैसे चेंज होगा, और वो जो चेंज होगा वो चेंज होने से जो रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब जो रेजिस्ट कर रहा है जो भी, उसी को हम मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी बोलते हैं। ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है और सस्पेंडेड सेडिमेंट से, मतलब उसके अंदर कौन सा वाला सेडिमेंट है और उसका टेम्परेचर क्या है जो फ्लूइड जा रहा है, उस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी, ठीक है। हालांकि अब हम उसको देख लेंगे डायरेक्टली। मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी जो है उसको डिनोट करते हैं म्यू से, और ये किसका रेशियो है, नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस जो पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट बनाया है, देखिए आप लोग, एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे दिखाया है, ये एक प्लेट है, प्लेट ए, और ये एक प्लेट है, प्लेट बी। इसके अंदर में जो भी आप सब देख रहे हैं प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में, वो सब लिक्विड है एक तरह का, ठीक है। तो जब फोर्स पड़ रहा है, शियर फोर्स पड़ रहा है, शियर स्ट्रेस पड़ रहा है इस डायरेक्शन, तो फिर प्लेट ए मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से उससे जो लगे हुए वाटर पार्टिकल है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो वो जो शेप चेंज हो रहा है उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव डी यू बाई डी वाई। डी यू क्या क्या है वहाँ यहाँ पे वेलोसिटी, और डी वाई तो हाइट है, मतलब जो टोटल लेंथ है विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है पार्टिकल का। तो ये जो दोनों निकला, मतलब शियर स्ट्रेस और जो कैसे चेंज हो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, इसको अगर हम रेशियो लेते हैं तो फिर ये निकलता है क्या कि मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। ये एक टाइप का रेशियो है। तो मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी में क्या होगा, अगर हम निकालना चाहेंगे किसी भी लिक्विड का मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी, तो हमको चाहिए होगा शियर फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू दैट एंड फ्लूइड वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ द फ्लूइड, मतलब जो भी जितना भी लेंथ का होगा, ठीक है, सैंपल। फिर आता है काइनेमिक विस्कोसिटी। वहाँ पे हम दिखे थे मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी उसको बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। बिकॉज बोथ डेंसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी स्ट्रांगली अफेक्ट द फ्लूइड बिहेवियर। हम देखें कि डायनामिक विस्कोसिटी कैसे अफेक्ट कर रहा है, ऊपर देखें हम, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी भी बहुत हद तक अफेक्ट करता है विस्कोसिटी को। तो ये दोनों को लेके एक विस्कोसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी इज कॉल्ड काइनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, म्यू बाय रो। यहाँ पे क्या है, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, और ये वी छोटा वी क्या है, ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। Kinematic viscosity is an important factor for determining the extent to which fluid flow exhibits turbulence। तो हम काइनेमिक विस्कोसिटी से पता लगा सकते हैं कि किस हद तक, कौन सा डेंसिटी तक ये फ्लूइड टर्बुलेंस शो करेगा, उसके बाद टर्बुलेंस शो नहीं करेगा, ठीक है। ये हम देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, और अभी आ गया टर्बुलेंस एंड लैमिनर
फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंस फ्लो क्या होता है ये हमें पहले ही बता चुका हूँ। अगर पार्टिकल्स जो है वो पैरेलल रहेंगे मतलब एक दूसरे से तो फिर इसको लैमिनार फ्लो बोलेंगे। अगर रैंडमली डायरेक्शन में मूव करेंगे जैसे यहाँ पे दिखा है रैंडम मूवमेंट जैसे मूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंस बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ये लैमिनार फ्लो, ठीक है। और एक नोट करने वाली बात यह है कि ईडीज किसको बोलते हैं, अगर हाईली टर्बुलेंट वाटर होगा तो उसको ईडीज बोलते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं ईडी विस्कोसिटी को नापने के लिए। ईडीज वेलोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन अलोंग ईडीज। जो भी ईडीज बन रहा है, ईडीज हम भी पढ़े कि जब हाई टर्बुलेंट करंट बनेगा तो उसको ईडीज बोलते हैं। तो ईडीज अब जब अपने आप में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो उसको बोलते हैं ईडी विस्कोसिटी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में, फ्लो कंडीशन लैमिनार ऑफ और टर्बुलेंट फ्लो दोनों भी हो सकता है। और अभी यहाँ पे एक टर्म है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इट इज विस्कोसिटी, इसको ईटा डिनोट करते हैं, एन जो दिख रहा है जैसा ईटा उसको बोलते हैं। रिजल्ट्स फ्रॉम टर्बुलेंट मोमेंटम एंड इट इज रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड मास बिटवीन द एडजेसेंट वाटर बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक दो फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके थे कि कैसे निकालते हैं क्या। मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ जो होता है शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, शियर स्ट्रेस होता है, टाउ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी था, याद आ रहा है ना, डी यू बाई डी वाई, डी वाई याद आया। तो ये जो डी यू बाई डी वाई था ये वेलोसिटी था, ये था वेलोसिटी और ये था हाइट। तो यहाँ से हम टाउ निकालेंगे कैसे, मोलिकुलर विस्कोसिटी के साथ ये वाला जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया टाउ इज इक्वल टू क्या, म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो वही सेम चीज़ अगर शियर स्ट्रेंथ में निकालेंगे, मतलब ईडीज में निकालेंगे, टर्बुलेंट फ्लो में निकालेंगे, तो यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगा। देखिए जो नॉर्मल था, क्या बोलता, विस्कोसिटी था वो डायनामिक विस्कोसिटी था, उसके साथ और एक चीज़ ऐड हो जाएगा, उसको बोलते हैं ईटा या फिर ईडीज विस्कोसिटी, ठीक है। ये वाला ईडीज विस्कोसिटी ऐड हो जाएगा। तो आगे चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रेनॉल्ड्स नंबर, इसको देखते हैं। ये देखता है कि रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस। इनर्शियल फोर्सेस क्या होता है, जो पानी को बहने के लिए मतलब हेल्प करता है, और विस्कस फोर्सेस क्या होता है, जो पानी को बहने के लिए रोकता है। ये दोनों का जो रेशियो है इसको ही रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। तो दोनों ही एक तरह का फोर्सेस हैं, तो इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर का क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। ये वहीं पे यहाँ लिखा हुआ है कि इनर्शियल फोर्सेस क्या है, विस्कस फोर्सेस सेम चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार। फिर चलते हैं उसका फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। फॉर्मूले में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू यू एल रो बाय डायनामिक विस्कोसिटी। अगर काइनेमिक विस्कोसिटी में करेंगे तो रो ये जो है ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं उसका फॉर्मूला को। देखिए यू मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, हम पढ़े ना डी यू बाई डी वाई। तो एल मतलब क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर, जो हम पढ़े थे डी वाई, वही वाला सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। मतलब वेलोसिटी इंटू लेंथ वाटर डेप्थ डिवाइडेड बाय, ये दोनों चीज़ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। काइनेमिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी सब उसके नीचे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर निकलता है क्या, अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर निकलता है 500 से कम, तो फिर हम पता लगा सकते हैं कि ये जो फ्लो हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, लैमिनर फ्लो बोलेंगे। अगर 500 से 2000 के अंदर आता है रेनॉल्ड्स नंबर तो फिर ट्रांजिशनल, मतलब लीनियर से टर्बुलेंस की तरफ। अगर 2000 से ज़्यादा आता है तो टर्बुलेंट फ्लो, ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्रॉड्स नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी एक तरह का रेशियो है, इंटरनल फोर्सेस टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इसका रेशियो होता है, ठीक है। इनर्शियल फोर्सेस टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। फ्रॉड्स नंबर क्या शो करता है, क्रिटिकलिटी ऑफ द फ्लो। क्रिटिकलिटी मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और मतलब पार्टिकल जो है वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या नहीं। आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स फ्लो होंगे, ये इसका मतलब कोई तय नहीं होता है, ये तय होता है फ्रॉड्स नंबर से, ठीक है। तो अगर जो मीन फ्लो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फ्रॉड्स नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक से, तो फिर उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो या फिर ट्रिमिंग फ्लो, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस वेव्स इन स्ट्रीम मूव्स अपस्ट्रीम। जो वेव उसके अंदर होंगे वो अपस्ट्रीम करेंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट फ्लो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, सब क्रिटिकल, ठीक है। और अगर एक से कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है फ्रॉड्स नंबर, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसमें जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में ही मूव करता है वेव्स, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है,
यहाँ पे सब कुछ ये वाला पार्ट रेनॉल्ड्स नंबर का और ये वाला पार्ट रॉल्स नंबर का, ठीक है। देख सकते हैं आप किसके किसके बीच में वेलोसिटी और डेप्थ ये दोनों को बेस करके करें हैं। अगर 500 से नीचे रहेगा तो लैमिनार फ्लो रहेगा, 500 से 2000 के अंदर ट्रांजिशनल जोन रहेगा, 2000 से ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो रहेगा। मैं सब बता चुका हूँ क्या फ्लो का मतलब क्या होता है, और ये भी बता चुका हूँ कि मतलब सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, कैसे अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पिक्चर। फिर आता है नेटवर्क रिवर ज्योमेट्री, ठीक है, रिवर का नेटवर्क ज्योमेट्री। इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे डेंड्रिटिक पैटर्न बनता है, कैसे रेडियल पैटर्न बनता है, ये सब हम देखेंगे। मेनली 6 तरह का होते हैं, डेंड्रिटिक, रेडियल, पैरेलल, ट्रेलिस, रेक्टेंगल एंड डिरेंज्ड, ठीक है। हमको यहाँ पे सिर्फ मार्क करने का है कि किसका स्ट्रक्चर कैसा है और कौन से एरिया में ज़्यादा फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। डेंड्रिटिक क्या है, एकदम पेड़ की तरह दिखेगा, आप देख सकते हैं एकदम पेड़ की तरह, और जो मेन स्ट्रीम है ना उससे जो भी छोटा छोटा स्ट्रीम निकलेगा वो लेस देन 90 डिग्रीज एंगल में निकलेगा। ये वाला देख सकते हैं, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, ये एक्यूट एंगल में जो ट्रिब्यूटरीज हैं उससे निकल जाएंगे, ठीक है। वो वाला डेंड्रिटिक होगा। कहाँ पे बनता है मोस्ट प्रोबेबली एरियाज विथ फ्लैट एंड यूनिफॉर्म बेड रॉक्स, ठीक है, यहाँ पे बनता है डेंड्रिटिक। चारों तरफ को मतलब फ्लो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है, पानी। रेडियल नेटवर्क, रेडियल नेटवर्क क्या होता है, रेडियल स्ट्रक्चर जो चारों तरफ होगा, मतलब एक जगह हाइट होगा और चारों तरफ मतलब क्या होगा, वहाँ से पानी फ्लो करेगा। ये हो सकता है बाहर की तरफ हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज और सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज, रेडियल मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड, रेडियल मतलब रेडिएट, और सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की तरफ। फिर आता है पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, जैसे नाम है वैसे ही होगा, मतलब जो चैनल होंगे छोटा छोटा चैनल होंगे वो पैरेलल टू द मेन चैनल फ्लो करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट होगा, यहाँ पे लिखा है देखिए, स्ट्रेट होगा विथ फ्यू ट्रिब्यूटरीज एंड फ्लो इन सेम डायरेक्शन। कहाँ पे देखने को मिलता है, देखने को मिलता है देयर इज ए प्रोनाउंस्ड स्लोप टू द सरफेस, एक डायरेक्शन में स्लोप होगा तभी जाके फॉर्म होगा, ठीक है। फिर देखते हैं ट्रेलिस नेटवर्क, ट्रेलिस नेटवर्क क्या होता है, मतलब ट्रेलिस नेटवर्क डेवलप इन फोल्डेड टोपोग्राफी, तो ये जॉइंटेड एंगल्स में होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। ऐसा वाला ये मेन चैनल हो गया, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे ऐसे निकलेगा, ठीक है। सब राइट एंगल बना के चलेंगे। ये कहाँ पे दिखेगा, फोल्डेड टोपोग्राफी में दिखेगा, ठीक है। फिर देखते हैं रिवर नेटवर्क ज्योमेट्री किसका, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर में वैसे ही होता है, वैसे होता है द ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स मेक शार्प पिंस एंड एंटर द मेन स्ट्रीम एट हाई एंगल्स। जैसे भी कहाँ सब दिखने को मिलता है, जहाँ पे अंडरग्राउंड फॉल्टिंग होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर जो अंडरग्राउंड फॉल्टिंग होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर चलते हैं डिरेंज, डिरेंज में कुछ मतलब वही जो डेंड्रिटिक वाला होगा, कुछ जिसमें कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये हो गया हमारा खत्म नेटवर्क। फिर देखते हैं नेटवर्क क्लासिफिकेशन, नेटवर्क का भी क्लासिफिकेशन है, क्या कॉन्कोर्डेंट पैटर्न है और डिस्कोर्डेंट पैटर्न है। कॉन्कोर्डेंट पैटर्न में क्या हो जाता है कि जो मेन स्ट्रीम है उसी के डायरेक्शन में ही फ्लो होगा सब, कंसिक्वेंट मतलब मेन स्ट्रीम को क्रॉस कट नहीं करेगा, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड डिस्कोर्डेंट में क्या होता है, एंटीसीडेंट एंड सुपरपोज्ड, सुपरपोज्ड एंड एंटीसीडेंट, ये इससे दो है जो मेन फ्लो को इंटरप्ट करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में फ्लो करते हैं, ठीक है। कॉन्कोर्डेंट क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, इट कोरिलेट्स टू द टोपोग्राफी ऑफ द जियोलॉजी ऑफ द एरिया, मतलब कॉन्कोर्डेंट फ्लो क्या होता है, जो जियोलॉजी में जो डायरेक्शन में फ्लो है उसी डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में स्लोप है उसी डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, जो टोपोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग ही वो फ्लो बनेगा। डू नॉट कोरिलेट टू द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी होगा जिस तरफ उस तरफ फ्लो नहीं कर रहा होगा, रिलीफ जिस तरफ होगा उस तरफ फ्लो नहीं कर रहा होगा, कौन से कारण से, तो इसको डिस्कोर्डेंट बोलते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल टोपोग्राफी को वो फॉलो नहीं करता है तो उसको डिस्कोर्डेंट पैटर्न बोलते हैं। तो कॉन्कोर्डेंट पैटर्न में देख देते हैं कॉन्सिक्वेंट चैनल क्या होता है। इस द कॉन्सिक्वेंट चैनल क्या होता है, इनिशियल टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज दोनों कॉन्सिक्वेंट रहते हैं, मतलब जो मतलब स्लोप है और जो ड्रेनेज है वो एक ही तरफ होंगे, एंड न्यूली एक्सपोज और क्रिएटेड टेक्टोनिक सर्फेसेस, मतलब जो टेक्टोनिक सर्फेसेस हैं उनके वजह से उनमें चेंजेस देखने को मिलेगा, तो कॉन्सिक्वेंट चैनल वो बोलते हैं, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट इन स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड वैलीज दैट इवॉल्व सब्सिक्वेंट टू द कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, एनुलर ड्रेनेज इज एन इरोडेड स्ट्रक्चर टू। सब्सिक्वेंट क्या होता है, उसी के ही पैरेलल चलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंट्रोल होते हैं और रिवॉल्व होते हैं कॉन्सिक्वेंट के पैरेलल। फिर देखते हैं रीसिक्वेंट इन द सेम डायरेक्शन, ये और सब्सिक्वेंट क्या होता है कि उसके पैरेलल चलता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, और ऑब्सिक्वेंट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है कॉन्सिक्वेंट के, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट जैसे टोपोग्राफी के हिसाब से चलता है, ऑब्सिक्वेंट वैसे ही चलता है कॉन्सिक्वेंट के पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। फिर सब्सिक्वेंट क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन एंड यूजुअली पैरेलल टू द कॉन्सिक्वेंट ट्रेंड, मतलब कॉन्सिक्वेंट चैनल जैसा वो फ्लो करेगा, रीसिक्वेंट भी वैसे ही फ्लो करेगा लेकिन डिफरेंट एलिवेशन, और ऑब्सिक्वेंट तो आप जान चुके हैं अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा।
एंटीसीडेंट क्या होता है? प्रीसीडेड बट नॉट defeated by tectonic example George eroded into a rising landmass. क्या होता है एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट क्या होता है कि वो जो फ्लो कर रहा है, जो भी रिवर, जो भी वाटर बॉडी, वो टेक्टोनिक्स से अफेक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल जो भी हिमालयन रिवर्स है वो एंटीसीडेंट रिवर होते हैं. ठीक है, फिर देखते हैं कि ये देखिए पिक्चर है, इसमें सब अच्छे से दिखा रहा है. ये कंसिक्वेंट रिवर है, इससे पैरेलल जो चल रहा है वो रिसिक्वेंट रिवर है. उससे सेम एलिवेशन में ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है वो ऑब्सिक्वेंट डायरेक्शन है. सब्सिक्वेंट क्या है? वो वही वाला सेम जो रिसिक्वेंट से आ रहा है वो पानी फिर आगे जाके जब कनेक्ट हो रहा है उसको रिसिक्वेंट बोल रहे हैं. ठीक है, देखते हैं इरोजन किस टाइप का है. ठीक है, दो टाइप का इरोजन करता है. मैकेनिकल इरोजन करता है रिवर, और केमिकल इरोजन भी करता है. ठीक है, मैकेनिकल इरोजन में क्या कहता है? हाइड्रोलिक एक्शन. नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर का जो मतलब पानी से ही ये इरोजन करेगा. ठीक है, देखिए क्या लिखा है, फ्लोइंग वाटर हैमर्स ऑन इवन फेसेस जॉइंटेड ब्लॉक्स एंड चैनल टू इरोड. ठीक है, एब्रेजन हमको पता है, घिस के अगर करता है इरोजन तो फिर एब्रेजन बोलते हैं. ठीक है, अट्रिशन अगर पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्ट सेडिमेंट्स है, वो खुद अपने के आप में टकरा के अगर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है अट्रिशन. कैविटेशन क्या होता है? कैविटेशन मतलब जो एयर बबल्स हैं. ठीक है, इरोजन ड्यू टू एयर बबल्स विच क्रिएट्स रीलिंग एक्शन when water penetrates to existing pores and fissures. Small sand particles along with bubbles play important role in widening the cavities. मतलब जो छोटा छोटा कैविटी ना उसमें अगर पानी घुसता है या फिर वाटर बबल्स फंसते हैं तो फिर उसको बड़ा करते हैं. वो एक कॉज है, मैकेनिकल कॉज है, जिसमें क्या होता है? इरोजन होता है. कैविटेशन उसको बोलते हैं. ठीक है, और कैविटेशन को और एक टर्म क्या है? कोराजन. CORROSION, कोराजन बोलते हैं. ठीक है, फिर आता है केमिकल वेदरिंग. कोरोजन इसको बोलते हैं, कैविटेशन को कोरोजन बोलते हैं, और इसको कोराजन बोलते हैं, और इसको सॉल्यूशन को कोरोजन बोलते हैं. ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है कोराजन और कोरोजन. ठीक है, अगर केमिकली सॉल्यूशन होता है तो कोरोजन बोलते हैं, और कोराजन बोलते हैं अगर कैविटेशन में. ठीक है, देखते हैं केमिकली क्या होता है. जो मटेरियल है वो अगर गल के, मटेरियल्स गेट डिजॉल्व्ड, मतलब पानी में अगर गल के वो छोटा हो रहा है या फिर आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. सोच लो नमक या फिर नमक जैसा कुछ चीज़ जो मतलब क्या बोलते हैं, वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ से पानी में मिलता है और बाद में कहाँ जाकर डिपोजिट होता है, तो वो भी एक तरह का इरोजन हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं. ठीक है, फिर देखते हैं स्टेजेस ऑफ लिबरल इरोजन. इनिशियल स्टेज में हम पहले ही बोले थे कि डीप कटिंग होगा, और डीप कटिंग होगा और क्या क्या देखने को मिलेगा? लैंडफॉर्म्स देखो, वाटरफॉल्स, जॉर्ज और कैनियन. ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा. और क्या देखने को? पॉटहोल्स देखने को मिलेगा, फिर टर्बिडिटी डेवलपमेंट होगा, हेडवर्ड इरोजन होगा, डीप कटिंग होगा. ये सब होगा इनिशियल स्टेज में, जिसको इनिशियल स्टेज में ये सब, जब रिवर फॉर्म होता है इनिशियल स्टेज में ये सब फॉर्म होगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा. फिर सेकंड स्टेज है यूथ स्टेज. इनिशियल स्टेज फिर है यूथ स्टेज. यहाँ पे क्या होता है? रिवर कैप्चर होता है, रिवर पायरेसी जिसको बोलते हैं. एक डायरेक्शन में पानी आ रहा होगा, ये देखो यहाँ पे हुआ है, सपोज यहाँ से एक फ्लो कर रहा था रिवर. ठीक है, यहाँ से एक मेन चैनल आया, ये छोटा सा चैनल था, ये से फ्लो कर रहा था, तो ये एक बड़ा स्ट्रीम सा आया, बड़ा स्ट्रीम. और ये क्या क्या, ये छोटा स्ट्रीम है, ये छोटा स्ट्रीम है, इसको उसका जो पानी है उसको गायब कर दिया. यहाँ से ये जो पानी आ रहा था ये इसके अंदर चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है पानी का, मतलब छोटा जो स्ट्रीम पहले से था वो सूख गया. ठीक है, सूखा, ये सूख गया. तो जब अभी फाइनली कौन सा चैनल में? ये चैनल में पानी फ्लो हो रहा है, जो रेड वाला देखो मैं दिखा रहा हूँ, जो रेड वाला है उसमें पानी अब फ्लो हो रहा है. और जो सूख गया है वो क्या है? ग्रीन में दिखा रहा हूँ, ये वाला. ठीक है, इसमें से क्या सूख गया है? बस दिखा रहा हूँ ये वाला पार्ट. ठीक है, रुकिए, ये वाला पार्ट पानी आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और सूख गया जो वाला पार्ट उसको मैं इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट सूख गया. तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट में ये कैप्चरिंग हुआ उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कैप्चर, या फिर मिसफिट एल्बो ऑफ कैप्चर इसको बोलते हैं. ठीक है, ये वाला पार्ट को एल्बो ऑफ कैप्चर बोलते हैं. और मिसफिट रिवर किसको बोलते हैं? जो कैप्चर हो गया उसको मिसफिट रिवर बोलते हैं. और विंड गैप किसको बोलते हैं? जो वाला पार्ट था पहले से और वो सूख गया उसको विंड गैप बोलते हैं. ठीक है, अब चलते हैं आगे. यूथ स्टेज में देखने को मिलेगा. ठीक है, वी से वैली कहाँ देखने को मिलेगा? यूथ स्टेज में. ठीक है, इनिशियल और यूथ ऐसे स्टेज में, क्योंकि डीप कटिंग होता है. फिर आता है मैच्योर स्टेज, थर्ड स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज. ठीक है, मैच्योर स्टेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है,
कि मैक्सिमम इरोजन लैटरल कटिंग होता है, मतलब साइड में ज़्यादा कटिंग चलता है, डीप कटिंग कम हो जाता है, ठीक है। लैंड मास इज फुल्ली डिसेक्टेड एंड मतलब ब्रेडेड रिवर, ज़्यादा सेडिमेंट यहाँ पे होगा और थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट भी हो रहेगा, तो मतलब जो लैंड जो चैनल होंगे वो थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, एक जगह पानी एक जगह सेडिमेंट, एक जगह पानी एक जगह सेडिमेंट, ऐसे भी देखने को मिलेगा, मतलब ब्रेडेड रिवर आपको देखने को मिलेगा। रिजेस एंड वैलीज डेवलप होगा, हेवीली इरोजन एज वेल एज डिपोजिशन, दोनों चलेगा, इरोजन भी होगा और डिपोजिशन भी होगा, ठीक है। देखो और कोई क्या फर्क फॉर्म करेगा, मियंडरिंग रिवर्स बोल चुका हूँ, बास पूल्स रीफ एंड कट बैंक्स। बास क्या होता है, ये देखिए, जब पानी जाता है तो ये क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में डिपॉजिट करता है सेडिमेंट्स, उस डायरेक्शन को बार बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन से पानी सेडिमेंट को लेता है उसको कट ऑफ बैंक बोलते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट डिपॉजिट और कट ऑफ बैंक बोलते हैं। ये भी देखने को आपको मिलेगा कहाँ पे, मैच्योर स्टेज में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए कुछ दिखाया है कि कैसे थोड़ा थोड़ा कट ऑफ बैंक से इनर बैंक से लेता है और पॉइंट बैंक में डिपॉजिट करता है, ये वाला देखिए दिखाया है, यहाँ से लेता है और यहाँ पे डिपॉजिट करता है, ठीक है। यहाँ से लेता है और यहाँ से डिपॉजिट करता है, यहाँ पे यहाँ से लेता है, यहाँ से लेता है और यहाँ पे डिपॉजिट करता है, यहाँ पे डिपॉजिट करता है, यहाँ पे डिपॉजिट करता है, जो यहाँ पे डिपॉजिट करता है उसको पॉइंट बार बोलते हैं, और जहाँ से लेता है कट ऑफ बैंक बोलते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, इरोजन ऑकर्स अलोंग द अंडरकट साइड्स। अच्छा ये तो कर चुके हैं हम, देख चुके हैं, वही सेम वाला बात, कुछ अलग नहीं है। फिर आता है स्टेजेस ऑफ फ्लूवियल साइकिल्स ऑफ इरोजन। अच्छा, जब मियंडरिंग होता है मतलब घुमावट आता है, तो एक टाइम में ऐसे घुमावट आते आते एक टाइम होगा जिस टाइम में ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे। एक टाइम में क्या होगा कि ये जो स्ट्रीम है, ये जो स्ट्रीम है आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी ऐसे घूम के ना जाके यहाँ से कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा पानी इस दोनों एरिया से अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कट डाउन हो जाएगा। तो ये जो कट हो जाएगा इसी को भी बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। इसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैच्योर स्टेज में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर चलते हैं स्टेज ऑफ फ्लूवियल एंड साइकिल ऑफ इरोजन। फिर लास्ट में देखते हैं ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होगा, डाउन कटिंग पूरा बंद हो जाएगा और लैटरल कटिंग भी बंद हो जाएगा। रिवर फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लोड होगा, मतलब सेडिमेंट जो भी है वो डिपॉजिट कर रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि एनर्जी नहीं है, फ्लॉट प्लेन साइड में ज़्यादातर डिपॉजिट करता रहेगा, ठीक है। और डिपोजिशन सबसे ज़्यादा होगा, डेल्टा बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वही डेल्टा वाला जो छोटा छोटा पार्ट है जहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल देखेंगे यहाँ से पार्टिकल ट्रांसपोर्ट कैसे फ्लूइड में होता है, और फिर देखते हैं जो बाकी वाला पार्ट है लैंडफॉर्म्स वगैरह वो भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।